अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 7 सितंबर बरोज़ बुध, सितंबर भी 23 से जा रहा है, दिन रह गए 23। बहुत कुछ होना है। इमरान खान साहब अपना स्टाइल क्या रखते हैं वो अपनी जगह है, लेकिन एक जो चीज़ मैं देख रहा हूँ कि इमरान खान साहब का नाम तारीख़ में ज़िंदा रहेगा। आज कोई माने या ना माने, लेकिन आने वाले दिनों में ये बात सच साबित होने जा रही है। और ऐसे चले, यही मैं आगे जाने से पहले मैंने ट्वीट किया है, नजम सेठी ने इमरान खान के मौजूदा हालात के बारे में जो मेरे मुंह की बात है वो कहिएगा, जरा सुनिएगा। ये पार्टी इमरान खान के बगैर अकॉर्डिंग टू ये कंपनी नहीं चलेगी, ये कहीं नहीं चलेगी। मगर मेरा तजिया फर्क है। अच्छा, मैं कहता हूं कि आप इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन कर भी दें, पार्टी इनकी खान साहब की लीडरशिप के अंदर रहेगी, तो खान साहब तो धंधनाएंगे सड़कों के ऊपर। उनकी वो अपनी पार्टी को लेके चलेंगे, हर जगह पे वो जाएंगे, क्योंकि अहदेदार भी नहीं होंगे, वो तो कैनवस भी करेंगे और इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ेंगे ताकि उनकी पार्टी जो है वो जीत के आए। और जब उनकी पार्टी जीत के आएगी और उनका ये ख्याल है कि मैं स्वीप कर जाऊंगा क्योंकि मुझे डिस्क्वालीफाई किया होगा और लोग मुझे मेरे साथ होंगे और मैं प्लेयर रहूंगा, मैं और भी बड़ा प्लेयर बन जाऊंगा, और मैं फिर मेरी जो हुकूमत है, मेरी पार्टी की हुकूमत बनेगी, वो फिर कानून तब्दील करके मुझे वापस ले आएंगे, तो व्हाट्स द बिग डील। और मैं तो बाहर बैठ के बनी गाला बैठ के मैं सारा मुल्क चला सकता हूँ। जरूरी है मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके बैठूं? सारा मुल्क में अगर केपी की प्रोविंस और पंजाब की प्रोविंस में बनी गाला से चला सकता हूं, तो इस्लामाबाद भी मैं बनी गाला से चला सकता हूं। तो जैसे बुजार एक डमी मैंने बनाया था, एक और मैं डमी बना दूंगा। पावर तो मेरे पास है, तो पावर मेरे से कौन छीनेगा? फैसले तो मैं करूंगा, देखा जाएगा फिर क्या है। और कौन सा माइकल लाल है पीटीआई के अंदर जो खान साहब की बात नहीं मानेगा? खान साहब ये करो तो वो नहीं करेगा, सब करेंगे। तो इसलिए डिस्क्वालिफिकेशन के साथ खान साहब का सियासी करियर खत्म नहीं होता और पीटीआई हवा में खत्म नहीं हो जाएगी। अच्छा, अब यहां से समझ तो गए होंगे, और रात आपने पेशावर का जलसा भी देख लिया। इमरान खान साहब जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वापसी मुश्किल नज़र आती है। इमरान खान साहब को भी ये समझ आ चुकी हुई है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, तहरीक यानी ऑपरेशन रजीम चेंज के ज़रिए वापसी का तो चांस है नहीं। यानी जो लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ होना है, यानी ये वो समझ बैठे हैं कि नहीं, कि जिन्होंने इतनी मेहनत करके निकाला है तो इतनी आसानी से वापस तो नहीं आने देंगे। लेकिन ये नहीं उन्हें पता कि हाकमियत आला रब के पास है और इंसान उसके तफवीदा करदा इख्तियारात इस्तेमाल करता है। मुझे तो इमरान खान वापस आता नज़र आ रहे हैं। इलेक्शन अब होते हैं, कल होते हैं, अगले महीने होते हैं, अगले साल होते हैं, इलेक्शन तो होके रहने हैं, और इलेक्शन में इमरान खान क्लीन स्वीप कर जाएंगे। 13 सियासी जमातें खिलाफ है। मुश्किल बहुत डाली हुई है, रास्ता नहीं मिल रहा, बंद गली में वो चले गई हैं। इसलिए झूठे सच्चे मुकदमे कराओ, वो कितने करा लोगे? इस तरह के मुकदमे रहते नहीं हैं। मैंने तो तारीख में यही देखा है। एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुकदमा आप लेकर गए और आज तक आप भुगतते फिर रहे हैं उसमें। जुडिशल मर्डर तक के लफ्ज़ आगे, हालांकि चले जो भी है कानून के मुताबिक, और ये फैसले हुए, आपको ले चलते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये सेल्फ फाइनांस, ये मैं इस पर बड़ी लंबी जंग लड़ी, मैं आपको बता दूं। ये गरीब और अमीर के बच्चे का गरीब के बच्चे का इस्तेहसाल कैसे होता है, ये ख़ास तौर पर प्रोफेशनल स्टडी में, चाहे इंजीनियर्स हों या डॉक्टर्स हों, नंबर बराबर लेते हैं और एंटी टेस्ट देने होते हैं। जब एंटी टेस्ट का नंबर डालने के बाद आधे गरीब के बच्चे और आधे अमीर के बच्चे चले गए। अब ये जो सेल्फ फाइनेंस है, जो पैसा दे के भरने वाली बात है, या प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो ये स्कीमें हैं, वहाँ गरीब के बच्चे के पास तो पैसे नहीं होंगे, तो क्या होगा? अमीर का बच्चा वहाँ चला जाएगा। तो 75% सीटों पर काबज जो है वो अमीर का बच्चा है। गरीब का बच्चा तो बेचारे के पास पैसे ही नहीं है। वहाँ पढ़ा लेते हैं, चले 10% लगा लेते हैं हम, चलें 10%, तो अगर 75 से 10 माइनस फिर भी कर दें तो 65% पर काबज जो है वो अमीर के बच्चे हैं। गरीब का बच्चा बस इसी तरह बिलबिलाता फिरेगा। ख्वाहिश उसकी होगी इंजीनियरिंग की, ख्वाहिश होगी उसकी डॉक्टर की, लेकिन इन प्राइवेट मेडिकल्स आने के बाद तालीम का मेयार बहुत गिरा है। तो इसी तरह का मामला है। सेल्फ फाइनेंस के ज़रिए मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने वालों के नॉर्मल फ़ीस लेने की दरख्वास्तें जो है मुस्तरद होगी। सेल्फ फाइनेंस
वो कह रहे हैं हमसे नॉर्मल लें। 76 सीटों की ओपन मेरिट पर देने का नोटिफिकेशन जारी किया था। अब सिर्फ फ़ॉरेन तलबा को सेल्फ फाइनेंस पर दाखिला दिया जाएगा। ये वकील जो तलबा के हैं वो बताती हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तान को भी सेल्फ फाइनेंस पर MBBS में दाखिला नहीं दिया जाएगा। अब हम में से भी ओपन मेरिट वालों के मुताबिक ही फ़ीस ली जाएगी। हुकूमत ने सेल्फ फाइनेंस को ख़त्म तो नहीं किया, जैसे सईद मंसूर अली शाह साहब के रिमार्क थे। अदालत में दरख्वास्त देने का भी एक असूल है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने अब ऑब्जर्वेशन दी, हुकूमत को किसी इक़दाम से नुकसान या मुतासर होंगे तो रिट दायर की जा सकती है ना। जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब, इस दरख्वास्त को दायर करने की कोई बुनियाद ही नज़र नहीं आ रही है। हुकूमत के नोटिफिकेशन से आपको क्या नुकसान हो? जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब, अगर अदालत इस नोटिफिकेशन को ख़त्म भी कर दे तो उन तलबा को क्या मिलेगा? नोटिफिकेशन को ख़त्म तो मैं भी करवाना नहीं चाहता था। चाहते हैं कि आप हमसे भी ओपन मेरिट वाली फ़ीस लीजिए, यानी पैसे जो हैं वो बराबर वसूल किए जाए। इन तलबा का दाखिला पैसों की वजह से हुआ था, चीफ साहब के रिमार्क्स है। ये प्रॉमिस एस्टॉपल का प्रिंसिपल है। इन तलबा का तो कोई मेरिट लिस्ट में भी नहीं बनती थी। ओपन मेरिट पर बाज़ दफ़ा 85% वालों को दाखिला नहीं मिलता। सेल्फ फाइनेंस पर 35% नंबर वाले को भी दाखिला मिला। अब अंदाज़ा लगा लें आप इस बात से, यहाँ तालीम का म्यार क्या रह जाएगा। सेल्फ फाइनेंस पर आने वाले मुख्तलिफ तलबा ने 17 से ज़ायद दरखास्तें हाई कोर्ट में दायर की थी। हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। चीफ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत दी। सुप्रीम कोर्ट में एक और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का एक्ट कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों की समाअत। साबिक चेयरमैन और अफसरान की अपीलें निपटा दी। जिन अफसरान की तैनाती का अमल मुकम्मल हो चाहे वो बरकरार रहेगा। जो मेडिकल अफसरान तैनाती के बगैर बाद फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं वो भी बरकरार रहेंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन तमाम दरख्वास्त देने का इनफरादी तौर पर जायज़ा लेगी। दस्तयाब असामियों की मेरिट पर दरख्वास्त गुजार पूरा उतरे तो तैनात किया जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन का नया कानून बनने के बाद अपीलें गैर मौसर हो चुकी, चूँकि नया बन चुका है ना। जो अफसरान काम कर रहे थे उन्हें सुने बगैर ही निकाला गया है। मखदूम अली खान साहब ने ये बताया। सिंध हाई कोर्ट ने असखुद का नोटिस इस्तेमाल किया जो खिलाफ आइन है। हाई कोर्ट का असखुद लेने का इख्तियार नहीं है। ये वकील सूबाई अफसरान है। जस्टिस जावेद हुसैन सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की और सिंध हाई कोर्ट ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के एक्ट को कलअदम करार दे दिया था। PTI जो ममनुआ फंडिंग है, जिसको हम फॉरेन फंडिंग के नाम पे कहते हैं, ममनुआ फंडिंग, 4 मेंबर बेंच ने केस की समाअत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में वकील पेश हुए। PTA के 4 हफ्तों की मोहलत मांगी थी। PTI गैर मुल्की चैप्टर से मालूमात मांगी है, उसे मौसूल होने में वक्त लगेगा। 2 हफ्ते तो गुजर गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा मालूमात बहुत अहम है, ये बात सही है। जो पाकिस्तानी डोनर हैं उन्हें नाइकॉप और दीगर दस्तावेज़ मंगवाई हैं। मामला बहुत हसास है। पहले इस केस की समाअत 8 सितंबर 8 साल चली थी। आप चाहते हैं कि केस की भी इतनी ही हो? मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा। इलेक्शन कमीशन ने PTI को 2 हफ्तों की मोहलत दे दी है। आप अपने जवाब को पहले जमा करा दें ताकि अगली समाअत पर दलाइल शुरू हों। 19 सितंबर तक समाअत मुलतवी कर दी है। आज 6 है, 19 15 दिन नहीं, 15 दिन 14 दिन भी नहीं बनते, 13 दिन ही बनते ना। एक बात याद रखिएगा, ये मैं चैलेंज कर चुका हूँ। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज ये सेमाई 3 महीनों में नेपरा ने बिजली कंपनी को 95 अरब रुपये इजाफी वसूल करने की इजाज़त दे दी। सार्फिन पर 3 माह के लिए 3 रुपये 39 पैसे का बोझ पड़ेगा। इजाफी वसूलियाँ जो अक्टूबर के बिलों से वसूल की जाएंगी और के इलेक्ट्रिक की समाअत के लिए ज़्यादा वक्त मुकर्रर किया जाए। सार्फ का भरपूरा वक्त दिया जाएगा। कराची के सार्फिन अक्सर जज्बाती हो जाते हैं। एक बड़ा अहम इशू है, आपको पता है, मैंने पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं ना बैनुल-अक़वामी पर, वो मैं दरख्वास्त दायर की, जैसे शायद कहीं सुबह समाअत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराई है। बैनुल-अक़वामी मैंने पूरा चार्ट लगाया कि मार्केट के मुताबिक 122 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत है। अगर 20 से 22 रुपये तक ट्रांसपोर्ट वगैरह का खराज जारी करें तो 144 रुपये बनती है। पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल तकरीबन 236 रुपये फ़ी लीटर फ़रोख्त किया जाता है। आवाम की जेबों से 92 रुपये मुख्तलिफ टैक्सेस और ड्यूटीज़ निकाले जा रहे हैं। अदालत ओगरा समेत दीगर लास्ट डेट पे मैंने आपको बताया था कि इसमें तफसीलात मांगी हैं, उनसे तफसीलात उनके पास नहीं। और एक और बड़ा अहम केस है। ये अहम केस इस तरह है, लिया के करीब एक गाँव है, तो वहाँ कुछ घरों को बिजली ही नहीं है। जी मैं ही बात कर रहा हूँ। और वो सियासी तौर पर एक ड्रामेबाजी चल रही है कि किसी ना किसी तरह से ना बहाना वो सियासत तौर पर ना हो। बहरहाल कोशिश की, जस्टिस शानगुल साहब ने बहुत ज़बरदस्त समाअत की, चीज़ें मंगवाई और अल्टीमेटली को मामला चला DC लिया की तरफ से। लेकिन वहाँ चलते चलते एक 13 जून का एक नोटिफिकेशन सामने आ गया। क्वासन इकबाल की सरबराही में एक कमेटी है, वो बिजली, पानी, गैस इनका फ़ैसला करती है। यानी बुनियादी हकूक़ को रोकने के लिए सियासी बुनियादों पर ये है वो इख्तियार
जिससे ख़त्म कराना है। ये जनाब जस्टिस शानगुल साहब की कोर्ट में आई, एतराज़ उठाया अटॉर्नी जनरल साहब ने और आमना लियाकत की तरफ से दरख्वास्त दायर की थी और वफाकी हुकूमत का ये इख्तियार ना है कि वो पानी या दीगर चीज़ों की तामीराती मामलात में कदगन लगाए। इन मुकामलात पर सियासी तौर पर फ़ायदे हासिल होते हैं। जो काबीना वो किस कानून के तहत इस तरह के फ़ैसले कर सकती है। अदालत वफाकी काबीना के इन फ़ैसलों को कलअदम करार देने की मैंने दरख्वास्त अदालत से की। और मुल्की कर्ज़ों की तफसीलात, ये बड़ा अहम इशू है डेट लिमिटेशन एक्ट कि आप मुल्क की GDP के 60% से ज़्यादा कर्जे नहीं। पाकिस्तान में तो तकरीबन मेरा ख्याल है 100% के करीब हो चुके हैं। टाइम मांगा उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए, जैसे शाहिद करीम साहब के पास की। अदालत का कहना था कि ये पॉलिसी मामला अदालत कैसे दे सकती है। मैंने कहा ये पॉलिसी मामला नहीं है, अवाम के बुनियादी हकूक़ और शफाफियत का मामला है। कानूनी तौर पर हुकूमत GDP के 60% से ज़्यादा कर्जे नहीं है और इस वक्त एडमिटेडली कर्जे ज़्यादा लिए हो गए हैं। ये कर्ज़ों का अतवार बाज़ार लगाए कौम को गिरवी रख दिया। आज से ज़्यादा कर्ज लेने से मुल्क की कर्ज़ों की दलदल, मुल्क जो है कर्ज़ों की दलदल में फंस चुका है। कौम का बच्चा मकरूज़ करके हकीकी तरक्की कैसे मुमकिन है। तफसीलात तलब करे। अदालत ने यह नोटिस जारी करते हुए यह तफसीलात जो है मांगी। आखिर में बस एक केस में आपसे ज़रूर डिस्कस करना है, वो नैब तरमीमी आर्डीनेंस ने आखिर अपना अमल दखल शुरू कर दिया है। एहतसाब अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। ये लाहौर की बात बता रहा हूँ। तरमीमी एक्ट 2022 के तहत मुलज़िम को बरी करने का हुक्म। सदर ग्रीन व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का फैसला सुना दिया गया। रफ़ाकत अली मुलज़िम के केस में फ़ैसला सुनाया और उसकी बीवी के ख़िलाफ़ रेफरेंस वापस नैब को भिजवा दिया। नैब का दायरा इख्तियार ख़त्म हो चुका है, तो ज़मानत भी मंजूर नहीं हो सकती। ज़ेर हिरासत मुलज़िम रफ़ाकत अली को हिफाजती ज़मानत पर रहा करने का हुक्म दे दिया। जज ज़ुबैर शहजाद कियानी ने सुनाया। 10 लाख रुपये मुचलके जमा कराने का कहा है। चेयरमैन नैब मुलज़िम के ख़िलाफ़ केस को मुतलका अदालत में भिजवा दें। 2022 में मुलज़िम रफ़ाकत अली ने अपने वकील की वसातत से नैब तरमीमी एक्ट की दरख्वास्त जमा कराई थी। रेफरेंस में कुल 34 गुनाहों का नाम, यानी मैं उनमें नहीं जाना चाहता क्या क्या चीज़ें हैं। 400, यानी ये जो नैब का जो आया ना उसके बाद आप यहाँ से 500 मिलियन से कम जो है ना मामला ये नहीं हो सकता। हाँ, एक बात रह गई कि लाहौर हाई कोर्ट का फुल कोर्ट का इजलास का एलामिया आ गया। इस्लाम मुतासरीन की मदद के लिए वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फ़ंड में 2 दिन की तनख्वाह जमा करवाएंगे। जानी और माली नुकसान पर गहरे गम का इज़हार किया। पहले 7 माह के दौरान 95,762 मुकदमों का फ़ैसला किया और ज़िले अदालत में 7 माह के दौरान 16 लाख से ज़्यादा मुकदमात के फ़ैसले किए गए। सिविल और फौजी मुकदमात के 12,32,000 के केस के फ़ैसले हुए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जजेस, रजिस्ट्रार और उनकी टीम को कारकर्दगी को सराहा है। बहुत सी बातें हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह करेंगे, चूँकि वक्त ज़रा मेरे पास कम है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।